आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 जो कि 50 से ही लिया गया है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ इन स्टेट ऑफ एनी इम्पल्स। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफ़र एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स इन दिस प्रोसेस। तो देखें, यहाँ पर जो सिचुएशन पहले थी वो इस तरह थी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में इम्पल्स दिया गया था, लेकिन इस बार इम्पल्स नहीं दिया गया। इस बार दोनों ब्लॉक्स को एक कांस्टेंट फोर्स से स्ट्रेच किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इनको हम स्ट्रेच करेंगे तो ये मान लीजिए x1 डिस्टेंस मूव करती है और दूसरा ब्लॉक m2 वाला x2 डिस्टेंस मूव करता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो ये स्प्रिंग है वो एलोंगेट हो जाएगी और उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी जिसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? क्योंकि वर्क डन हुआ इस पर, दोनों ब्लॉक्स पर एफ फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ और वर्क डन होने की वजह से ये एलोंगेट हो गई। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन ये है, चूँकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को, चूँकि नेट फोर्स देखिए यहाँ जीरो है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, सेम फोर्स इस डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स काम कर रहा है। तो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हमारा क्या होगा? ज़ीरो होगा। ऐसी सिचुएशन में जो स्प्रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होगा, और जब एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ये हम लोग जानते हैं। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जो सेंटर ऑफ मास के इस डायरेक्शन में मास और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x1, वो माइनस इस वाले मास और x2 जो डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, और सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो जो डिस्प्लेसमेंट x1 में आया है सेम उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट x2 में आया होगा, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। यानी जितना ये इधर मूव किया उतना ये इधर मूव कर गया, लिहाजा वहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो जब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज हुई है तो हम लिख सकते हैं कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। यहाँ से x1 फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगा? m2 x2 डिवाइड बाई m1। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब पेन को हम यहाँ से बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब यही पेन अगर इतना छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, यहाँ तक इसको स्ट्रेच कर दें और यहाँ तक स्ट्रेच कर दें सेम इस लेंथ को, तब भी ये सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। इसीलिए जो उनका जो m1 x1 है, जो डिस्टेंस इधर मूव किया है, जो इधर मूव किया है, आपस में इक्वल है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हुई। अब दूसरी बात करते हैं कि जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन कितना हुआ है? तो वो नेट वर्क डन हुआ है F1 x1 प्लस F2 x2। क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। तो टोटल वर्क डन जो हुआ है वो ब्लॉक्स पर F1 x1, और यही वर्क डन स्प्रिंग पर भी हुआ है, तभी एलोंगेट हुई है। तो स्प्रिंग के अंदर जब वर्क डन होगा तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के और x1 प्लस x2, जो कि टोटल एलोंगेशन x1 प्लस x2 होगा स्प्रिंग पर। तो ये यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि F1 x1 प्लस F2 x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉरी, F1 F2 नहीं है, ये दोनों सेम है, मैं यहाँ गलत लिखा हूँ। यहाँ पर F कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से जो f है वो बन जाएगा 2f अपॉन k और x1 प्लस x2। हमको यही पता करना था कि टोटल एलोंगेशन क्या होगा। तो ये टोटल एलोंगेशन हमको इक्वेशन नंबर 2 से पहला आंसर पता चल गया।
अब दूसरे आंसर के लिए वो पूछ रहा है कि इंडिविजुअल कितना एक्सटेंशन हुआ ब्लॉक्स का। तो देखिए x1 हमने फाइंड कर लिया था, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। जब यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2f/k, x1 की जगह m2 x2/m1 प्लस x2। यहाँ से x2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा m2/m1 प्लस 1, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो x2 तो आ जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1। ये कुछ सिचुएशन इस तरह निकल कर आएगी। अब चूंकि हमें x2 पता करना है तो ये सारा कुछ मटेरियल उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा 2f/m1/k और m1 प्लस m2। ये एक ब्लॉक का एलोंगेशन आ गया। इसी तरह से यहाँ से x2 फाइंड करेंगे और वो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपली x1 आ जाएगा 2f और यहाँ m1 की जगह m2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2k m1 प्लस m2। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। दोनों के एलोंगेशन पता चल गया, मतलब दोनों की डिस्टेंस जो मूव किया है ब्लॉक वो पता चल गया, और हमारा ये आंसर भी आ गया जो कि वो एलोंगेशन पूछ रहा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व